क्या आपने भी कभी सोचा है यूएई में रहने या काम करने का? आजकल एक खबर ने ना मतलब काफी हलचल मचा दी है। सिर्फ 23 लाख रुपए में यूएई का गोल्डन वीजा। क्या ये सच में इतना आसान हो गया या कहानी कुछ और है? हाँ, ये खबर है तो बड़ी दिलचस्प और ये कोई अचानक से नहीं आई है। ये यूएई की जो 2019 से गोल्डन वीजा स्कीम चल रही है ना, उसी का एक नया फेज है कह सकते हैं। अच्छा, तो ये 2019 वाले प्रोग्राम का ही अगला कदम है। बिल्कुल, उनका मकसद साफ है। अब सिर्फ बड़े बड़े निवेशकों को नहीं बल्कि अलग अलग फील्ड के टैलेंटेड लोगों को भी यूएई लाना है। वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहते। ये बात तो सही है। तो चलिए फिर आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ये नया नॉमिनेशन आधारित गोल्डन वीजा आखिर है क्या भला? हाँ जरूर, देखते हैं कि ये भारतीयों के लिए वाकई कोई सुनहरा दरवाजा खोल रहा है या इसमें कुछ पेच भी हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है इस बार? पहले तो सुनने में आता था कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ, वो ही सबसे बड़ा पॉइंट है। पहले अगर आपको याद हो तो रियल एस्टेट में कम से कम AD 2 मिलियन यानी करीब करीब 4.6 करोड़ रुपए लगाने पड़ते थे। हाँ, 4.6 करोड़, वो तो बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल। अब जो बात चल रही है वो ये है कि नॉमिनेशन के आधार पर वीजा मिल सकता है और इसके लिए एक मुश्त फीस देनी होगी AD 1 लाख रुपए, जो होते हैं लगभग 23.3 लाख रुपए। 23 लाख? मतलब 4.6 करोड़ से सीधे 23 लाख? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, अंतर तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ ये नॉमिनेशन आधारित शब्द बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ पैसे दे दिए और वीजा मिल गया, ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉमिनेशन का मतलब है कि आपका प्रोफाइल देखा जाएगा, आपकी योग्यता देखी जाएगी। यूएई की जो अथॉरिटीज हैं वो तय करेंगी कि आप उनके देश के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था या संस्कृति के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। तो आपका चुना जाना जरूरी है, सिर्फ फीस देना काफी नहीं है। ओके। तो ये एक तरह की स्क्रीनिंग है। अच्छा, मान लीजिए कोई नॉमिनेट हो जाता है, वीजा मिल जाता है, तो फिर फायदे क्या क्या हैं इसके? फायदे तो काफी हैं और यही इसे आकर्षक बनाते हैं। सबसे पहले तो ये 5 या 10 साल का वीजा होता है और ये रिन्यूएबल है। 5 या 10 साल? ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको किसी लोकल एमिरेटी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती। ये बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, मतलब आप इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल। और एक और बड़ा फायदा, अगर आप 6 महीने से ज्यादा भी यूएई से बाहर रहते हैं ना, तो भी आपकी रेजिडेंसी खत्म नहीं होगी। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। ये भी बढ़िया है। और परिवार? हाँ, आप अपने परिवार को, मतलब पति पत्नी, बच्चों को और यहाँ तक कि डोमेस्टिक हेल्प को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और बिजनेस वगैरह? वो भी एक पॉइंट है। आप यूएई मेनलैंड में 100% ओनरशिप के साथ अपना बिजनेस चला सकते हैं। और वो टैक्स वाली बात तो है ही। हाँ, टैक्स, जरा उस पर रोशनी डाली। यूएई में पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 0। कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं, इनहेरिटेंस पर कोई टैक्स नहीं, 0 टैक्स। ये तो मतलब खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कमाई दुनिया भर से होती है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। यकीनन ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर ये वीजा है किसके लिए? मतलब कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई करने का सोच सकते हैं? पहले तो लगता था सिर्फ बड़े इन्वेस्टर या बिजनेसमैन ही जा सकते हैं। नहीं, अब दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। ये सिर्फ टॉप इन्वेस्टर्स तक सीमित नहीं है। अब इसमें वैज्ञानिक, रिसर्चर, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स हैं वो आ सकते हैं। और कौन? अनुभवी शिक्षक, प्रोफेसर्स, हेल्थ केयर में जैसे नर्सेज जिनका 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, स्टार्टअप फाउंडर्स जिनका स्टार्टअप किसी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर से जुड़ा हो या जिन्होंने पहले सक्सेसफुली कंपनी बेची हो। अरे वाह। क्रिएटर्स के लिए भी कुछ है। आजकल तो कंटेंट क्रिएटर्स का जमाना है। हाँ बिल्कुल, यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ तक कि ई स्पोर्ट्स के पेशेवर जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो, मरीन प्रोफेशनल्स, लग्जरी यॉट ओनर्स। काफी लंबी लिस्ट है ये तो। और हाँ, फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने महामारी के दौरान काम किया, उनको भी शामिल किया गया है। और कुछ खास तरह के एग्जीक्यूटिव्स भी जिनकी सैलरी कम से कम AED 50,000 महीना हो और 5 साल का अनुभव हो। 50,000 दिरहम महीना, मतलब करीब 11-12 लाख रुपए महीना। हाँ, तो वो एक खास कैटेगरी है। और प्रतिभाशाली छात्र भी, जैसे हाई स्कूल में 95% से ऊपर मार्क्स वाले या दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स। तो मतलब दायरा तो वाकई काफी बड़ा है। ये सिर्फ पैसों वालों के लिए नहीं, टैलेंट वालों के लिए भी दरवाजे खोल रहा है। हाँ, पर याद रखना होगा कि ये लिस्ट एक गाइडलाइन जैसी है,
फाइनल फैसला तो यूएई अथॉरिटीज का ही होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रक्रिया पर। अप्लाई कैसे करना है? और आपने कहा था कि जांच होगी, कैसी जांच? हाँ, प्रक्रिया सीधी रखने की कोशिश की गई है, लेकिन जांच काफी लंबी और डिटेल्ड है। यूएई ने फिलहाल पायलट फेज में भारत और बांग्लादेश में कुछ एजेंसियों को ऑथराइज किया है, जैसे रियाद ग्रुप और वीएफएस। अच्छा, जैसे वीजा एप्लीकेशन सेंटर होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर इनके सेंटर्स के जरिए, जैसे मुंबई में वनवास्को सेंटर का नाम आया है। और ये जांच में क्या क्या देखते हैं? सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं, काफी कुछ। आपकी पूरी बैकग्राउंड चेक होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच होती है कि पैसे का सोर्स क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है, सोशल मीडिया भी। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर भी नजर रखी जा सकती है। वो एक पूरी तस्वीर बनाना चाहते हैं कि आप हैं कौन और यूएई के लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। मतलब पूरी ड्यू डिलिजेंस होती है। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि आप अपने देश में रहते हुए ही प्री अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दुबई जाने की जरूरत नहीं है शुरुआत में। और कितना टाइम लगता है सब में? अगर आप योग्य हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो कहा जा रहा है कि 2 से 4 हफ्तों में प्रक्रिया पूरी हो सकती है। 2 से 4 हफ्ते? ये तो काफी तेज है। हाँ, अगर सब कुछ स्मूथ चला तो। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। कम फीस, इतने सारे फायदे, तेज प्रक्रिया, लेकिन कहीं कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं? मतलब वीजा मिल गया, आप पहुंच गए दुबई, फिर मैंने सोशल मीडिया पर देखा कोई बैकपैकिंग डाकू नाम के यूजर हैं, उन्होंने दुबई में रहने के खर्च पर काफी कुछ लिखा है। क्या वो महंगा शहर है? हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है जिस पर शायद उतनी बात नहीं हो रही। वीजा फीस एक चीज है, लेकिन दुबई में रहना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। नुम्बियो, एक्सपैटिस सैन जैसी वेबसाइट्स हैं जो दुनिया भर के शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग की तुलना करती हैं। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। उनके आंकड़े देखें तो साफ पता चलता है कि दुबई भारत के बड़े शहरों जैसे बेंगलोर या दिल्ली के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा है। कितना ज्यादा? मतलब कुछ अंदाजा? देखिए, ये अंदाजे अलग अलग लाइफस्टाइल पर निर्भर करते हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अगर कोई अकेला व्यक्ति शहर के सेंटर से थोड़ा बाहर 1 BHK अपार्टमेंट में रहता है और एक कार रखता है, तो उसका महीने का खर्च करीब AD 12,000 यानी लगभग 2.8 लाख रुपीस तक हो सकता है। 2.25 लाख रुपए महीना अकेले रहने का। हाँ। अगर एक कपल है तो ये खर्च AD 17,000 लगभग 3.5 लाख रुपए तक जा सकता है। और अगर 2 बच्चों वाला परिवार है और बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये आंकड़ा आसानी से AD 21,000 लगभग 4.97 लाख रुपीस प्रति माह या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है। करीब 5 लाख रुपए महीना। ये तो बहुत ज्यादा है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो अनुमान है ना, इनमें अक्सर कई जरूरी खर्चे शामिल नहीं होते। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो काफी ज्यादा हो सकता है, कार की पार्किंग की कॉस्ट, मेंटेनेंस, अगर घर में कोई हेल्पर रखते हैं तो उसकी सैलरी, ये सब ऊपर से जुड़ता है। बाप रे, तो वीजा फीस तो बस आइसबर्ग का टिप है, असली खर्चा तो वहाँ रहने का है। बिल्कुल। नुम्बियो का ही डेटा कहता है कि अगर आप किराया हटा भी दें, सिर्फ रोजमर्रा के खर्चे देखें, तो भी दुबई बेंगलोर से करीब 162% ज्यादा महंगा है। 162? और किराया तो औसतन 550% ज्यादा महंगा बताया गया है बेंगलोर के मुकाबले। दिल्ली से तुलना करें तो दुबई करीब 68% सस्ता बताया जाता है सामान वगैरह में, लेकिन किराया बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये 30 लाख रुपए का वीजा तो एक तरह से एंट्री टिकट है। असली फिल्म तो उसके बाद शुरू होती है और वो काफी महंगी है। सही कहा आपने। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ होती है। एक तरफ है फायदे, टैक्स फ्री कमाई, बेहतरीन लाइफस्टाइल, एक ग्लोबल हब में रहने का मौका, सुरक्षा। दूसरी तरफ है चुनौतियां। पहली बात, वीजा मिलना गारंटीड नहीं है, ये नॉमिनेशन पे टिका है। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। और हाल में हमने देखा भी है कि यूएई ने टूरिस्ट वीजा नियमों में थोड़ी सख्ती की है, रिजेक्शन बढ़े हैं। हालांकि वो टूरिस्ट वीजा था, पर ये नियमों की सख्ती का एक संकेत तो देता ही है। सही बात है। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है दुबई में रहने का भारी भरकम खर्च। कुल मिलाकर ये किसके लिए सही है? देखिए, ये हर किसी को अपनी जेब, अपने करियर गोल्स, अपने परिवार की जरूरतों को देखकर तय करना होगा। जिनके पास अच्छी ग्लोबल इनकम है या कोई ऐसा टैलेंट है जिसकी यूएई को जरूरत है और जो वहाँ का महंगा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए ये वाकई एक अच्छा मौका हो सकता है।
लेकिन सिर्फ 23 लाख सुनकर कूद पड़ना शायद समझदारी ना हो। तो ये जो 23 लाख वाला गोल्डन वीजा है, ये किसी के लिए वाकई सोने की चाबी साबित हो सकता है, तो किसी के लिए एक महंगा सपना जिसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल। और एक बात और सोचने वाली है जो शायद पैसों से भी परे है। वो क्या? किसी नए देश में बसने की एक गैर आर्थिक कीमत भी होती है। अपनी जड़ों से कटना, अपनी संस्कृति, अपने लोगों से दूर होना। क्या इस तरह के बड़े फैसले का मूल्य सिर्फ टैक्स बचत या लाइफस्टाइल से आंका जा सकता है? इस पर भी विचार करना जरूरी है। ये बहुत गहरा सवाल है। आर्थिक फायदों के साथ साथ ये भावनात्मक और सांस्कृतिक पहलू भी उतने ही जरूरी है। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से यूएई के इस नए गोल्डन वीजा को लेकर तस्वीर कुछ हद तक साफ हुई होगी। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करना, सारे पहलुओं को तौलना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात और, हमने देखा है कि बहुत से लोग हमारे ये गहन विश्लेषण देखते तो हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो और आप भविष्य में भी ऐसे ही निष्पक्ष और गहरे विश्लेषण चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है, हौसला बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।